Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, आज हम देखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में एक स्लाइड मिस की थी। हमने वहाँ पे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की बात की थी। अगर डिमांड इलास्टिक हो और इन इलास्टिक हो और सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है तो क्या होता है। आज हम देखेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होती है जब जब आपकी सप्लाई इलास्टिक और इन इलास्टिक हो। ये केस हम देखेंगे। हम फिर देखेंगे कि डिमांड इन द शॉर्ट रन क्या होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन द शॉर्ट रन क्या होता है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि सप्लाई कर्व प्योर कंपटीशन इन द लॉन्ग रन क्या होती है। ये हम शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में एक प्योर कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देखेंगे। सप्लाई कर्व उसमें किस तरह की होती है। इन द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व किस तरह की होती है कि हमने बात तो की है कि शॉर्ट रन मोस्टली जो हम पीछे सप्लाई कर्व की बात करते रहे हैं वो शॉर्ट रन की बात करते रहे हैं, एक ख़ास पीरियड में बात करते रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि इन द लॉन्ग रन क्या होती है जब नई फर्म्स आती हैं, जब नई हमने बात देखे। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हमने परफेक्ट कंपटीशन की, प्योर कंपटीशन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखी। उसमें हमने कहा था कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। इसका मतलब है कि जब कोई नई फर्म आती है तो कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जब कोई फर्म जाती है तो भी मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ख़ास तौर पे परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर। ये हमारी अजम्पशंस हैं, प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्योर कंपटीशन की अजम्पशंस हैं। और हमने दूसरी भी बात कुछ की थी जिसको हम देखते हैं आगे। जैसे हम इसको और भी ज़्यादा, मैं बार बार इसको जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि डिमांड जो प्योर जो कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं या परफेक्ट कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो और फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट हो और प्राइस टेकिंग बिहेवियर हो, ये हमने 5-6 जो है ना उसकी, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो कि इन्फॉर्मेशन परफेक्ट हो, ये हमने परफेक्ट कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो इसको आज हम इसको देखते हैं कि जब डिमांड चेंज होती है और सप्लाई इलास्टिक और इन इलास्टिक हो तो क्या केस होता है। और हम ये पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जब डिमांड इलास्टिक और इन इलास्टिक हो तो क्या केस होता है। अब हम देखेंगे अगर सप्लाई इलास्टिक और इन इलास्टिक हो तो क्या, डिमांड जब शिफ्ट होती है तो क्या केस होता है। अब देखें कि अगर डिमांड इलास्टिक हो, फ्लैटर हो, जब सप्लाई इलास्टिक हो, राइट, फ्लैटर हो, तो अगर आपने प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ की तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। यानी कि इलास्टिक सप्लाई के अंदर आपने प्राइस जो है पी से पी नॉट की तरफ गए, अगर लोगों की डिमांड चेंज हो जाए, अगर डिमांड इंक्रीज़ कर जाए और प्राइस थोड़ी सी चेंज करने से क्या होता है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, राइट। अगर सप्लाई इलास्टिक हो, अगर सप्लाई इलास्टिक हो और लोगों की डिमांड इंक्रीज़ कर जाए तो थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, राइट। ये केस हो गया। अब अगर सप्लाई इन इलास्टिक हो यानी कि स्टीपर हो तो आप देखें कि डिमांड क्या है, ये है, और अगर सप्लाई स्टीपर हो, पहले केस में इलास्टिक है यानी कि ए जो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है, और बी डायग्राम में ये इन इलास्टिक है। तो अब अगर डिमांड शिफ्ट करती है तो क्या होगा, प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर थोड़ी सी डिमांड के चेंज करने से आपकी प्राइस में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आता है, बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाती है। अब देखें इन फिगर बी, सप्लाई इज इन इलास्टिक, अ शिफ्ट इन डिमांड काजेज प्राइस टू इंक्रीज ग्रेटली, राइट। अगर डिमांड थोड़ी सी शिफ्ट करती है तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएगी अगर डिमांड इन इलास्टिक हो, राइट। ये मोस्टली आपको नज़र आता होगा, मोस्टली जो ऑयल प्राइसेस हैं, अगर
देखा जाए कि ये इलास्टिक डिमांड है, जिन्होंने ऑयल डेफिनेटली बाइक है, कार है, उन्होंने यूज़ करना ही करना है। तो अगर थोड़ी सी प्राइस जो है, अगर लोगों की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, वो लोग ज़्यादा गाड़ियाँ परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है, राइट। ये केस है आपके पास जब जब डिमांड जो है इन इलास्टिक हो, जब सप्लाई इन इलास्टिक हो, तो क्या होगा? व्हेन सप्लाई इज इन इलास्टिक, अ शिफ्ट इन डिमांड काजेज प्राइस टू इंक्रीज ग्रेटली विद ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन क्वांटिटी, राइट। और इन फिगर ए के ऊपर अगर देखें, ऑन द अदर हैंड सप्लाई इज इलास्टिक, प्राइस इंक्रीज ओनली स्लाइट इंक्रीज स्लाइटली इन रिस्पॉन्स टू अ डिमांड शिफ्ट, यानी कि प्राइस इंक्रीज ओनली स्लाइटली इन रिस्पॉन्स टू अ डिमांड शिफ्ट, कि जब डिमांड लोगों की शिफ्ट करती है, डिमांड लोगों की बढ़ती है, तो क्या होता है? अगर फ्लैटर हो, अगर सप्लाई फ्लैटर हो, तो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ करती है, राइट। तो ये हमने पहले केस में, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब सप्लाई जो है, जब आपकी डिमांड इलास्टिक और इन इलास्टिक हो, और अगर सप्लाई शिफ्ट हो तो क्या होता है। और यहाँ पे हमने देख लिया कि जब सप्लाई इलास्टिक और इन इलास्टिक हो और डिमांड चेंज हो तो क्या होता है, राइट। ये हमने दो केसेस पढ़े, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है ये पिछले वाले ग्राफ, और ये आपके कंटेंट्स में मेन पोर्शन हैं इसका, राइट। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉन्ग रन एनालिसिस। अब ये पिछला केस जो हमने शॉर्ट रन में पढ़ा था, लॉन्ग रन में क्या होता है? अ फर्म में अडॉप्ट ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स टू फिट द मार्केट कंडीशंस। वो अपनी सारी ही इनपुट्स को, मैंने कहा था कि जो लॉन्ग रन होता है सॉरी, जब लॉन्ग रन होता है तो जो ऑल वेरिएबल्स आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल, के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। अगर नई लैंड भी ख़रीदनी हो तो ख़रीदी जा सकती है। शॉर्ट रन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आप जो है वो सारे वेरिएबल्स को वेरी कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म, जो परफेक्ट कंपटीशन है, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म प्राइस इज़ इक्वल टू द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जो प्राइस होती है वो लॉन्ग रन मार्जिन कास्ट की इक्वल होती है। आप चैप्टर नंबर 10 के लास्ट ग्राफ में जाके देख लें, ये केस आपको नज़र आ जाएगा कि लॉन्ग रन कास्ट मार्जिन कास्ट इज़ इक्वल टू द प्राइस। और जब ये केस हो, लॉन्ग रन में कोई भी फर्म इंटर हो सकती है और एग्ज़िट कर सकती है। और ये हमने बात प्योर कंपटीशन की एग्जांपल में भी बात की थी कि जब लॉन्ग रन में आप देखें, लॉन्ग रन में आपके पास कैपिटल हो, चीज़ें हों, तो आप अपनी शॉप जो है अनारकली में बना सकते हो, आप कोई टेक्सटाइल मिल लगा सकते हो, आप नया होटल जो है वो लगा सकते हो लॉन्ग रन, जब 5 साल कैपिटल अकामोलेशन करते हो और आप जो है वो उसमें मार्केट में इन होने के लिए मार्केट में आप इन कर सकते हो। कोई भी बंदा छोड़ के जा सकता है, कोई भी आ सकता है। तो ये प्योर कंपटीशन की सबसे बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है कि देयर इज़ अ नो स्पेशल कास्ट, कि जब कोई बंदा छोड़ के जाए या कोई नई इंटर हो तो ना कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। ये हमारी अजम्पशन है, ये प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स है कि जब कोई नई फर्म इंटर हो या कोई फर्म एग्ज़िट करे तो देयर विल बी नो स्पेशल कास्ट। कि जब ये देखें अजम्पशन है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हम लेट कर रहे हैं कि जब एक देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कि ऐसा नहीं होगा कि फार्मर की जो पहले जो है वो उससे अगर काटन जो है वो 4,000 रुपये पर बेल ख़रीदा जा रहा है, 5,000 रुपये नहीं होगा, क्योंकि एक नई फर्म इंटर होती है। और इसी तरह जब एक नई फर्म एग्ज़िट करती है तो भी उसके ऊपर, ये हमारी अजम्पशन है, हमने सपोज किया हुआ है। रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। जब एक नई कोई 10-15 जो अगर टेक्सटाइल बड़ी टेक्सटाइल मिल आ जाए, ठीक है, और वो डेफिनेटली इनपुट की प्राइसेस को बढ़ा देगी, वो कास्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। रियलिटी में ऐसा है, लेकिन प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स है देयर इज़ नो सच कास्ट इन्वॉल्व इन दिस वन, कि व्हेन देयर इज़ अ एंटरिंग ऑफ न्यू फर्म
or if any firm exit from the market, there will be no cost involved in the input market or output market. Output और input markets के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर मार्केट से एग्ज़िट कर जाए तो हम ये सपोज करते हैं कास्ट फैक्टर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्योर कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम। जब परफेक्ट कंपटीशन हो, जब कोई फर्म एग्ज़िट करती है या फर्म इंटर होती है, देयर इज़ अ नो सच स्पेशल कास्ट इन्वॉल्व, कि वो कास्ट जो पहले हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले हैं वही रहेंगी, जो लेबर की कास्ट पहले है वही रहेगी, राइट। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ रियलिटी में डिफरेंट होती है, रियलिटी में चीज़ें डिफरेंट होती है। जब कोई फर्म इंटर होती है तो कास्ट कम या ज़्यादा हो सकती है, ये आगे हम देखेंगे। बहरहाल अभी तक हमने अज्यूम ये करना है कि व्हेन एनी फर्म इंटर इनटू द मार्केट और एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देयर इज़ अ नो कास्ट, ट्रांजैक्शंस आर कॉस्टलेस, हमने ये बात की थी। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी लॉन्ग रन एनालिसिस। जब न्यू फर्म विल बी ल्योर्ड इनटू एनी मार्केट, जब नई फर्म तब इंटर होती है मार्केट के अंदर जब इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो। हमने बात की थी जब हमने 10वां चैप्टर के वो लास्ट ग्राफ के, लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं, प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं। ये देखें, जब मैं प्रॉफिट ज़ीरो की बात करता हूँ इसका मतलब ये ना सोचना कि भी फिर बिज़नेस में रहने का फ़ायदा क्या है। देखिए, हमने रेंटल कास्ट की बात की है। मेरा बिज़नेस है ना, उससे पहले मैं अपनी तनख्वाह निकालूंगा। मेरा बिज़नेस है ना, मैं अपनी ही ज़मीन का रेंट निकालूंगा। ये कास्ट में शामिल होता है जब प्योर इकोनॉमिक्स की बात की जाए। तो चूँकि मुझे अपने ही बिज़नेस से सैलरी मिल रही है और मुझे अपने ही बिज़नेस से रेंट आ रहा है, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या होगा, तो फिर ये इसका मतलब ये है कि मुझे मेरी सैलरी निकालने के बाद, मेरे बिज़नेस में मेरी सैलरी निकालने के बाद प्रॉफिट ज़ीरो हो तो लोग ज़्यादा देर तक मार्केट के अंदर रहते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी शॉर्ट टर्म डिस्टोर्शन ऐसी होती है कि ख़ास वक्त में आप देखें ना कि कोई डिमांड एक वक्त में लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब डिमांड लोगों की बढ़ जाती है तो एक ख़ास वक्त में आप प्रॉफिट भी अर्न करते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है कि जब नई फर्म तब इंटर होती है जब वो देखती है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं, राइट। लेकिन अगर कुछ डिस्टॉर्शन की वजह से कुछ लोगों की डिमांड चेंज होती रहती है, डायनामिक है बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया, लोगों की डिमांड जब इंक्रीज़ करती है तो कोई फर्म देखती है अच्छा इसमें अब प्रॉफिट है, वो मार्केट में इन कर जाती है। तो मार्केट में कब इन करती है, जब व्हेन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन ज़ीरो। द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्या होगा फिर, द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड। जब मार्केट में एक फर्म इंटर होती है तो जो शॉर्ट रन सप्लाई होगी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और ये डेफिनेटली ये एक लॉजिकल पॉइंट है कि ऑलरेडी मार्केट्स में अगर 100 बंदे हैं और वो जो है वो 10 लाख मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर एक फर्म और इंटर होती है और वो 10,000 प्रोड्यूस करती है तो वो 10,000 हो जाएगी, सप्लाई शॉर्ट रन में इंक्रीज़ कर जाएगी, राइट। मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट विल फॉल। अब ये जब चीज़ होती है, जब एक नई फर्म, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है, हमने कहा था कि फर्म इंटर तब होती है जब इकोनॉमिक प्रॉफिट ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है, और जब एक फर्म नई इंटर हो गई तो क्या होगा कि सप्लाई शॉर्ट रन इंक्रीज़ कर गई है। जब सप्लाई इंक्रीज़ कर जाए तो प्राइस डिक्रीज़ कर जाती है और प्रॉफिट भी डिक्रीज़ करता है। ये अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब प्रॉफिट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो कोई फर्म देखती है कि अच्छा प्रॉफिट ज़्यादा है, इसमें प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, वो मार्केट में इन कर जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस कम होना शुरू हो जाती है और प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। एक से दूसरी फर्म इंटर होती है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं के, तब तक ये मार्केट में आप कहते हैं कि फर्म इंटर होना शुरू होती रहती हैं जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। तो अगेन वही बात आ गई ना जो हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं।
मार्केट में जब प्रॉफिट पॉजिटिव हों तो उसके अंदर, मार्केट्स के अंदर जो है वो न्यू फर्म इंटर होती रहती हैं जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। आप ये देख लें, आज से 10 साल पहले जब हाउसिंग सोसाइटी लाहौर में स्टार्ट होना शुरू हुई, आज से 20 साल पहले, राइट, तो क्या हुआ, बहुत से लोग देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, अच्छा हाउसिंग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, अब दर्जनों सोसाइटीज़ इंटर हो चुकी हैं। अब आप देखोगे ज़्यादातर सोसाइटीज़ में वही लाहौर में 5 से 8 लाख मरला है। ये लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है वैसे वो, ये आपको, अब चूँकि बहुत ज़्यादा फर्म इंटर होना शुरू हो गई, अब देखो कि लॉन्ग रन में एक, आप मार्केट में चले जाएं, एक बंदा घर बना के बेचता है, उसका एक फ़िक्स 4 से 5 लाख रुपया उसको बचता है। भाई उसने 2 महीने अपनी मैनेजरियल सर्विसेज भी तो दी, इतनी तो उसकी सैलरी होगी। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट तो 4-5 लाख वो उसकी अपनी ही सैलरी है, वो उसको प्रॉफिट समझ रहा होता है, राइट। आप कोई भी एक किसी भी मार्केट में चले जाए, मार्जिन उनका सिर्फ एक घर में से 5 से 7 लाख रुपया है, जो वो एक 5 मरले का घर बना के बेचते हैं, क्योंकि 2 महीने में घर तैयार हो जाता है। 2 महीनों में अगर देखें 5-7 लाख रुपये बचता है, इट्स एनफ, और ये उसकी तकरीबन अपनी सैलरी ही होगी, राइट। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं कि जब इकोनॉमिक प्रॉफिट्स देखते हैं, देखें ना, उबर क्रीम पहले आई, ठीक है, उबर और क्रीम जब आई तो क्या हुआ, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, बहुत से लोग इसमें इन होते गए। अब मोर और लेस जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ज़ीरो, और इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अब जब ज़ीरो, ये याद रखना कि इसमें मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अच्छा जी बिज़नेस करने का फ़ायदा क्या है। जब आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो कास्ट उसमें से सही कैलकुलेशन हो, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जब ज़ीरो हों तो लोग इंडस्ट्री में इन ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने कास्ट की बात की तो मैंने कहा कि मेरी इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज जो होंगी उसकी मैंने सैलरी लेनी है, जो मैं अपनी मैनेजरियल स्किल दे रहा हूँ उसकी मैंने सैलरी लेनी है। जब मैं अपनी कास्ट जो है, रेंटल कास्ट है, मैंने दुकान बनाई हुई है और दुकान हालांकि मेरे नाम है, तो मैं कहता हूँ कि मेरी, अगर मैं रेंट जो है वो किसी दुकान किसी और को देता तो मुझे 50,000 रेंट मिलता, तो पहले मैं रेंट भी निकालता हूँ, अपनी सैलरी भी निकालता हूँ, अगर कोई मेरा भाई दुकान पे आता है मैं उसकी सैलरी भी निकालता हूँ। तो इस केस में ओके, इकोनॉमिक प्रॉफिट जब ज़ीरो हो तो मार्केट लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं और फर्म ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर हो जाए, सडनली देखें लाहौर में अगर सोसाइटीज़ की अगेन लोगों की डिमांड अगेन हाउसिंग सोसाइटी के बढ़ जाए, उनकी इनकम बढ़ने से अगर इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएंगे और कुछ और लोग जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू कर लेंगे, वो देखेंगे अच्छा प्रॉफिट है, वो इन हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब बहुत लोग इन होंगे मार्केट के अंदर तो इकोनॉमिक प्रॉफिट अगेन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मेरा कहने का मकसद है, अगेन मैं कह रहा हूँ कि व्हेन इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ग्रेटर दैन ज़ीरो और नई फर्म इंटर होना शुरू हो जाती है, और जब नई फर्म इंटर होती है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है शॉर्ट रन में, और शॉर्ट रन में जब सप्लाई ज़्यादा हो तो प्रॉफिट और प्राइस डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। और ये एंटरिंग ऑफ न्यू फर्म ये तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए, राइट। ये हमने केस देख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स विल लीव एनी इंडस्ट्री। अब अगर ऐसा हो, अगर कोई फर्म्स देखे कि अब जो है वो प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव है, इसमें बचत नहीं रही जी, इसमें बचत नहीं रही, वो फर्म्स को लीव करना शुरू कर देते हैं। जब इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो हो, और मैंने अगेन कहा था जब कोई फर्म इंटर हो या एग्ज़िट करे उसकी कोई कास्ट नहीं पड़ती, कोई इनपुट कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी अजम्पशन है। अब अगर कोई फर्म, अब देखते हैं कि प्रॉफिट अगर नेगेटिव हो, अगर प्रॉफिट नेगेटिव हो तो वो क्या होता है, जो फर्म्स जो हैं वो लीव करना शुरू कर देती हैं, कोई बेनिफिट ही नहीं है। अब अगर प्रॉफिट नेगेटिव है, मेरी अपनी सैलरी भी उसमें रिकवर नहीं हो रही, मेरी कास्ट रिकवर नहीं हो रही, और फर्म्स को चाहिए कि वो शट डाउन कर जाए,
ठीक है। अब अगर कुछ फर्म्स जो हैं वो देखती हैं कि उनका प्रॉफिट नेगेटिव है और वो क्या करती हैं, वो फर्म्स को लीव कर देती हैं। जब फर्म्स का इकोनॉमिक प्रॉफिट नेगेटिव हो तो वो फर्म्स लीव करती हैं, इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं। तो क्या होता है, शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी शिफ्ट इनवर्ड, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। और जब सप्लाई कम हो जाए, जब कुछ फर्म मार्केट्स में से जाती है ना, तो डेफिनेटली अपनी साथ कुछ सप्लाई भी ले जाती है, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं करती, वो प्रोडक्शन स्टॉप कर देती है। जब वो प्रोडक्शन स्टॉप कर देती है तो क्या है, वो मार्केट को लीव करती है। तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो कम हो जाती है। और क्या होता है, जब शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कम हो जाए, जब शॉर्ट रन सप्लाई कम हो जाए तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू कर जाती है। जब सप्लाई कम हो ना तो प्राइस इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है और लॉसेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं, लॉसेस भी कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है। लॉसेस जब कम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस, लॉसेस कम होने का प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक के लॉसेस यानी कि प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। द प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ज़ीरो। देखें किस तरीके से मैंने बताया कि जब एक नई फर्म इंटर होती है तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट करती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता है जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। और दूसरी तरफ जब लॉसेस की वजह से एक फर्म एग्जिट करती है और क्या होता है, जब वो शॉर्ट रन सप्लाई कम हो जाती है, जब शॉर्ट रन सप्लाई कम हो जाए तो क्या होता है, शॉर्ट रन सप्लाई कम हो जाए तो प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं और लॉसेस डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरा केस आ गया इन द लॉन्ग रन। ओके जी, उसके बाद हमारी लॉन्ग रन कंपेटिटिव की जो हमने पढ़ रहे थे, अजम्पशंस क्या हैं वो आपके पास बनती हैं। अजम्पशंस क्या है, ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्री हैव आइडेंटिकल कास्ट कर्व्स, उनकी सेम कास्ट होती है, कास्ट के ऊपर चाहे कोई फर्म्स इंटर हो या एग्जिट करे, कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो फर्म्स कंट्रोल एनी स्पेशल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, इसकी वजह यह है कि किसी के पास कोई ख़ास रिसोर्स या ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं होती कि जो उनकी कास्ट कम हो जाए। हम ये अजम्पशंस करते हैं कि देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक और अजम्पशंस आप ले लें जो प्योर कंपटीशन की, वो ये देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी आती है ना, सप्लाई ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, सप्लाई मोस्टली ज़्यादा ही होती है। तो हमारी प्योर कंपटीशन की एक और अजम्पशन है कि सब जो टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, राइट। तो इसकी वजह यह है कि किसी के पास कोई स्पेशल रिसोर्स नहीं होता, किसी के पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती और कास्ट नहीं। अगर किसी के, मैं एक बड़ी पते की बात बताता हूँ, अगर किसी के पास कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी आ जाए ना तो वो प्रॉपर्टी राइट ले लेते हैं और इस अजम्पशन की वायोलेशन हो जाती है, इस अजम्पशन की वायोलेशन हो जाती है। और जब इसकी वायोलेशन हो जाए तो वो हम मोनोपोली की तरफ चले जाते हैं। तो ये इस अजम्पशन की वायोलेशन आगे बड़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स को, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स को मर्ज करती है। और इन सारी ही अजम्पशन की जब वायोलेशन होती रहे तो एडवांस माइक्रो, इंटरमीडिएट माइक्रो, एडवांस माइक्रो जो है अमर्ज होती है इन अजम्पशन की वायोलेशन। तो एक अजम्पशन ये है कि ऑल फर्म्स हैव आइडेंटिकल कास्ट। क्यों उनकी आइडेंटिकल कास्ट होती है, क्यों कास्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि दे डोंट हैव एनी स्पेशल रिसोर्स और टेक्नोलॉजी, उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं की होती, राइट। तो जब फर्म्स का इनोवेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेशल रिसोर्स के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो तो वो परफेक्ट कंपटीशन होता है और इसी वजह से कास्ट आइडेंटिकल रहती है। और क्या होता है, द इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन पोजीशन रिक्वायर दैट ईच फर्म अर्न ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो लॉन्ग रन में हमने पहले भी क्या कहा है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं। दो केसेस हैं, जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो तो
ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन होती है। जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट हो तो ज़ीरो प्रॉफिट होता है। हम कहते हैं कि जब तक, मैंने पहले भी किसी लेक्चर में कहा था कि जब तक मेरी एवरेज कास्ट कवर होती रहे तो मैं मार्केट के अंदर इन रह सकता हूँ। लेकिन जब मेरी कास्ट ही ना कवर हो, मेरे लेबर को देने के लिए पैसे ही ना मुझे इतने मिले और मेरे बिज़नेस से पैसे इतने ना आए कि मैं अपने लेबर को पैसे दे सकूं, मैं रेंट दे सकूं, तो मुझे फिर मार्केट में उस बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि जब आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप अपनी लेबर को कुछ पैसे दे सकें तो फिर मार्केट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये केस कि जब तक आपकी एवरेज कास्ट कवर होती रहे, जब प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कास्ट हो तो वो ज़ीरो प्रॉफिट की कंडीशन होती है। जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट हो तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अजम्पशन होती है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, राइट। लॉन्ग रन कंपेटिटिव, लॉन्ग रन में कंपटीशन किस तरह, प्योर कंपटीशन इन द लॉन्ग रन क्या होता है, उसकी ये अजम्पशन होती है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट, प्राइस इक्वल टू एवरेज कास्ट, प्राइस इक्वल टू मार्जिन कास्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और क्या है, द फर्म्स इन द लॉन्ग रन फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट कर्व्स बिकॉज दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये दो केसेस जो हैं ये हमने लॉन्ग रन प्योर कंपटीशन की एग्जांपल्स हैं, लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस हैं, ये लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम के करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने ये पढ़ लिए और ये आपके कोर्स कंटेंट्स का हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम। आप परफेक्टली, और इसकी और भी अजम्पशंस हैं, अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री इज इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम if there is no incentive for profit maximization firm to enter and leave to the industry। के लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की जो तीसरी assumptions हैं कि if there are no incentives for profit maximizing firm to enter or to leave the industry। हम कहते हैं कि ए परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री इज़ इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम वो होता है कि किसी भी फर्म्स को, हमने कहा था ना कि प्रॉफिट्स, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर ज़ीरो, कि किसी भी फर्म्स को ये इंसेंटिव ना हो कि अगर वो मार्केट को इन करें तो उनको कोई इंसेंटिव ना हो, अगर कोई नई इंडस्ट्री आए लॉन्ग रन में तो उनको कोई इंसेंटिव ना हो। तो ये लॉन्ग रन कंपेटिटिव इंडस्ट्री की जो हमने बात की है वो ये चीज़ होती है। और ये कब होती है, व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स इज सच दैट मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट इज इक्वल टू प्राइस। और ये वो हमने लॉन्ग रन केस पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 10 के लास्ट जो ग्राफ है उसमें हमने कहा था प्राइस इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट। जब ये केस हो कि नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज़्यादा हों कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट हो, तो फर्म्स के लिए ये इंसेंटिव नहीं रहता। मुझे पता है मेरी उस समय सैलरी कवर हो रही है, मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कवर हो रही है और मेरी दुकान का रेंट निकल रहा है, तो मुझे इंडस्ट्री को छोड़ने का फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ये लॉन्ग रन में ये चीज़ें होती हैं कि प्राइस इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट एंड ईच फर्म ऑपरेट्स एट मिनिमम एवरेज कास्ट, ईच फर्म ऑपरेट्स मिनिमम एवरेज कास्ट। कि जहाँ पे हमने कहा था ना, जब आपने पिछले जितने भी लेक्चर्स देखे हो उसमें जो एवरेज कास्ट का ग्राफ है कि प्राइस जो है अगर एवरेज कास्ट से ऊपर हो तो आप प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, अगर वो एवरेज कास्ट से नीचे हो तो वो शट डाउन कंडीशन होती है, फर्म्स को शट डाउन कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो अगर आप और डिटेल में जाएं ना तो कहते हैं कि जो इंडस्ट्री की सप्लाई कर्व होती है ना वो एवरेज कास्ट से ऊपर शुरू होती है, नीचे वाले को हम सप्लाई कर्व कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि उसके ऊपर वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता। सप्लाई कर्व तो वो होती है ना जब प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन हो, लेकिन मिनिमम एवरेज कास्ट से नीचे ये रूल अप्लाई नहीं करता। इसलिए मिनिमम एवरेज कास्ट से नीचे जो चीज़ होती है उसको सप्लाई नहीं कहते, मिनिमम एवरेज कास्ट से ऊपर वाली को सप्लाई कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मिनिमम एवरेज सप्लाई से जो ऊपर मार्जिनल कास्ट होती है ना उसको सप्लाई कर्व कहते हैं, यानी कि मार्जिनल कास्ट को सप्लाई कहते हैं
अबव द मिनिमम एवरेज कास्ट कर्व। तो ये हमारे पास केस आ गया जो हमने बात की, ये एक लॉन्ग रन कंपेटिटिव इक्विलिब्रियम की एक और भी करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कास्ट केस, कि जब हमने बात की है कि द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन एन इंडस्ट्री हैज़ नो इफेक्ट ऑन कास्ट ऑफ इनपुट्स, ये कांस्टेंट कास्ट केस है। और जो हमने कहा था कि देयर इज़ अ नो ट्रांजैक्शन कास्ट, ट्रांजैक्शंस आर कास्टलेस, कि जब कोई फर्म इंटर होती है या एग्ज़िट करती है तो कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनपुट्स ऐसा नहीं है कि एक फर्म जो है मार्केट से चली जाए तो लेबर ज़्यादा हो जाएंगे और लेबर ज़्यादा होने की वजह से लोगों की वेजेस कम हो जाएं। और लोगों की वेजेस मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कास्ट जो है वो कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक नई फर्म आई टेक्सटाइल की और इंजीनियर, नंबर ऑफ इंजीनियर्स फिक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, जो नई फर्म्स हैं वो दूसरी इंडस्ट्री से बंदे खींचेगी। मैंने कल भी देखा एक बंदे ने होटल बनाया हुआ था तो वो दूसरे होटल से बंदे खींच रहा था, राइट, ताकि वो जो है वो मेरे होटल पे आके काम करे और मैंने एक नया होटल खोलना है। तो आप ये देखेंगे कि वो ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर जितने भी कुक्स हैं उनकी वेजेस बढ़ जाएंगी। जब कोई नई फर्म आती है हम ये सपोज करते हैं, होता है ऐसे ही है कि आप एक बंदे को जब वहाँ से तोड़ना है ना तो उसको 2000 सैलरी ज़्यादा देते हैं तो ही वो आपके पास आएगा। तो क्या होता है, द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, हम ये सपोज करते हैं द एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन इंडस्ट्री हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कास्ट। अगर कोई फर्म इंटर होती है तो फैक्टर मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टर मार्केट्स को कहते हैं इनपुट मार्केट्स, जो आपका रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा होता है। हम ये सपोज करते हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो मैटर हाउ मैनी फर्म्स इंटर और लीव इंडस्ट्री, अ फर्म्स कास्ट कर्व विल ऑलवेज रिमेन अनचेंज, कि फर्म्स की जो कास्ट कर्व है ऑलवेज रिमेन अनचेंज रहती है, चाहे जितनी, ये अजम्पशन है, ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये लॉन्ग रन प्योर कंपटीशन की अजम्पशन है कि चाहे 100 इंडस्ट्रीज़ आ जाएं, चाहे लाहौर में कल 500 होटल खुल जाएं, चाहे 500 होटल एग्ज़िट कर जाएं, हम ये सपोज करते हैं इनपुट फैक्टर्स के ऊपर ना लेबर की वेजेस बढ़ेगी ना कम होगी। इसका मतलब है कि ना जब लेबर की वेजेस बढ़ेगी या कम होगी, इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग इंडस्ट्री की कास्ट कर्व है वो सेम रहेगी, राइट। ये आपको मैंने बड़े पिछले 5-6 स्लाइड्स में बड़ी एक ऐसा तरीके से एलेबोरेट करने की कोशिश की है कि किस तरह जब नई फर्म्स आती है या एग्ज़िट करती है इनपुट मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कंक्लूड जो कंसिक्वेंटली वी कैन से दैट द कास्ट कर्व विल नॉट चेंज बाय एंटरिंग ऑफ न्यू फर्म्स और बाय exiting the leaving the existing firm। अच्छा जी, ये हमारे पास कांस्टेंट कास्ट केस है कि अगर कांस्टेंट कास्ट केस हो, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज ना करें तो क्या होगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री कांस्टेंट कास्ट केस, कि जब कास्ट के ऊपर कोई, चाहे कोई फर्म इंटर हो चाहे एग्जिट करे, तो कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये केस देखते हैं। अ टिपिकल फर्म जो है, एक ख़ास फर्म शॉर्ट रन में, जब हम एक शॉर्ट रन की बात करते हैं तो क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर एक टिपिकल फर्म जो है उसका ये स्ट्रक्चर है। हमने क्या कहा था, शॉर्ट रन मार्जिन कास्ट इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट इज इक्वल टू प्राइस। शॉर्ट रन में ये होता है कि प्राइस जो है वो एक टिपिकल फर्म जो है जहाँ पे उसकी मिनिमम एवरेज कास्ट होगी। एवरेज कास्ट कहाँ पे मिनिमम है, ये देखें, ये जो यू शेप नज़र आ रही है एवरेज कास्ट की, जहाँ पे ये मिनिमम है इज इक्वल टू द प्राइस, और यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं। और इस प्राइस के ऊपर एक टिपिकल फर्म जो है वो स्मॉल Q1 क्वांटिटी विलिंग टू प्रोड्यूस। और लॉन्ग रन में भी हमने क्या बात की थी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जब ये चीज़ हो जाए तो मार्केट डिमांड जो है, टोटल मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई ग्राफ बी में नज़र आ रही है, यानी कि P1 प्राइस के ऊपर एक डिमांडर और सप्लायर जो है मिलते हैं
और मार्केट क्लियर हो जाती है। मार्केट के अंदर जो भी मतलब ना सरप्लस होता है ना शॉर्टेज होती है, जितनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उतनी ही कंज्यूमर कंज्यूम करता जा रहा है, और ये लॉन्ग रन में ऐसा चलता रहता है। राइट, मैं अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि जब प्राइस P1 हो और ये एवरेज मिनिमम कास्ट के इक्वल होती है और यहाँ पे प्रॉफिट ज़ीरो होते हैं और फर्म्स के लिए इंसेंटिव है कि वो मार्केट के अंदर इन ही रहे, तो क्या होगा, इस प्राइस के ऊपर ही इज़ विलिंग टू Q1 क्वांटिटी, और ये उसकी Q1 क्वांटिटी सेल हो रही है और डिमांडर जो है वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और टोटल मार्केट में सप्लाई S होगी और टोटल मार्केट में डिमांड D होगी, और इस प्राइस के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाता है और मार्केट क्लियर हो जाती है। राइट, ये कांस्टेंट कास्ट केस का मैं बता रहा हूँ। अब अगर ऐसा हो कि डिमांड शिफ्ट कर जाए, मैंने कहा था ना शॉर्ट रन में कुछ डिस्टॉर्शन ऐसी हो, पता चले जी लाहौरियों की इनकम बढ़ गई है और वो कहें कि अच्छा जी हमने तो घर ख़रीदने हैं, एक ख़ास वक्त में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, कोई लाहौर में ऐसा मतलब लोगों की किसी तरीके से इनकम बढ़ जाए, यानी कि लोगों की डिमांड चेंज हो जाए। राइट, डिमांड अगर लोगों की बढ़ जाए तो क्या होगा, हम ये केस देखते हैं। मैं ये केस देखने लगा हूँ कि जब लोगों की डिमांड इंक्रीज़ कर जाए। अब ये देखें, डिमांड लोगों की इंक्रीज़ कर गई, मार्केट डिमांड इंक्रीज़ कर गई, किसी भी तरीके से मार्केट की डिमांड जो है, लोगों की इनकम बढ़ सकती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, किसी भी तरीके से अगर लोगों की डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, वो डी से डी प्राइम की तरफ चले जाए, डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, राइट वर्ड शिफ्ट कर जाए, आउटवर्ड शिफ्ट कर जाए, तो क्या होगा, शॉर्ट रन में सप्लाई तो वही है, शॉर्ट रन में सप्लाई तो इंक्रीज़ नहीं करेगी, तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी, प्राइस जो है P1 से P2 पे चली जाएगी। और जब ये केस हो, प्राइस P1 से P2 पे चली जाए, तो क्या होता है, होता क्या है, जो एक टिपिकल फर्म है और जो लॉन्ग रन मार्केट के अंदर रहती है, तो वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देगी। अब देखें कि प्राइस ग्रेटर देन एवरेज कास्ट है, अब वो फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया है। जब उसने प्रॉफिट अर्न शुरू कर दिया है, ठीक है, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अच्छा वो दूसरी फर्म्स देखेंगे, जो दूसरे लोग देखेंगे, अच्छा इसमें प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा है। अब देखें ना कि प्राइस इज व्हेन ग्रेटर देन एवरेज कास्ट, तो वो प्रॉफिट की कंडीशन होती है। जब लोग देखेंगे अच्छा इस बिज़नेस में बड़ा प्रॉफिट है, तो कुछ फर्म मार्केट में इन हो जाएंगी। वो मार्केट में जब इन हो जाएंगी तो क्या केस हो जाएगा, जब वो मार्केट में इन हो जाएंगी, नई फर्म्स इन हो जाएंगी, तो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी। देखें मैंने कितने मतलब बड़े आहिस्ता आहिस्ता तरीके से लेकर चला हूँ कि किस तरह जब डिमांड चेंज होती है तो शॉर्ट रन प्रॉफिट इंक्रीज़ करते हैं, जब शॉर्ट रन प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो दूसरे लोग जो होते हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, वो मार्केट में इन हो जाते हैं, सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है शॉर्ट रन। जब सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है तो क्या हो जाएगा, प्राइस अगेन कम हो जाएगी और वही कंडीशन आ जाएगी कि प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट, शॉर्ट रन मार्जिन कास्ट, लॉन्ग रन मार्जिन कास्ट। और अगर ये दो पॉइंट को ज्वाइन करें आप, जो पहला डिमांड और सप्लाई जो सिंपल एस और डी था, और जो डी प्राइम और एस प्राइम, इन दोनों को ट्रैक करें तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व आ जाती है, और ये होती है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। और अगर कांस्टेंट कास्ट केस हो, अगर कांस्टेंट कास्ट केस हो तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अगर कास्ट को प्रोडक्शंस के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नई फर्म के इंटर होने से, नई फर्म के इंटर होने से अगर फैक्टर मार्केट्स के अंदर अगर इनपुट की कास्ट इंक्रीज ना करें तो सप्लाई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है।
ये हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट कास्ट केस। इसमें हमने क्या कहा, एन इंक्रीज इन डिमांड फ्रॉम डी टू डी प्राइम विल काज प्राइस टू इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2 इन द शॉर्ट रन। और जब शॉर्ट रन में प्राइस P1 से P2 पे जाती है, द हायर प्राइस विल क्रिएट प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट जो है वो हायर हो जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है। और जब प्रॉफिट इंक्रीज कर जाए तो क्या होता है, द न्यू फर्म will be drawn into the market, new firm lured into the market, new firm enter into the market। अगर ऐसा हो, if it is assumed that entry of new firm has no effect on the cost curve of the firm in the industry। अगर नई फर्म हम अज्यूम करते हैं, अगर नई फर्म के इंटर होने से अगर कास्ट कर्व के ऊपर कोई फर्क ना पड़े तो क्या होता है, then the new firm will continue to enter। नई फर्म इंटर होती रहती हैं until unless जब प्राइस अगेन P1 के ऊपर ना आ जाए। At this price economic profits are zero, therefore long run supply curve will be horizontal at P1। Along long run supply LS the output is increased by increasing the number of firm। आउटपुट तब ही इंक्रीज कर सकती है जब नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इंक्रीज करे। हमने कहा था ना कि सप्लाई इसलिए भी शिफ्ट करती है जब नंबर ऑफ फर्म जो है वो इंक्रीज करे, और ईच प्रोड्यूसिंग Q1, और हर फर्म जो है वो Q1 ही प्रोड्यूस करें, तो आपकी सप्लाई कर्व जो है आउटपुट इज़ इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फर्म। तब भी हो सकता है लॉन्ग रन सप्लाई तब भी चेंज हो सकती है जब नंबर ऑफ फर्म्स और ज़्यादा आना शुरू हो जाए, राइट। ये हमारे पास कांस्टेंट कास्ट केस का जी केस है और ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसको आप ज़रूर इस स्लाइड्स को और इस लेक्चर को ज़रूर सुने, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कांस्टेंट कास्ट केस जो है कि अगर न्यू फर्म्स इंटर हो और अगर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसका कोई कंट्रोल ना हो, अगर कास्ट जो है कर्व चेंज ना हो, तो ये केस होता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये MCQ पूछा जा सकता है डिफ़िकल्ट इंडेक्स में। ओके जी, नेक्स्ट जो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब नई फर्म आती है तो वो चूँकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, और जब स्कार्स रिसोर्सेज हों, लिमिटेड रिसोर्सेज हों, देखें ना, आज 10 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन जाए तो डेफिनेटली फार्मर को तो फ़ायदा होगा। जो 5,000 रुपये बेल उनकी जो एक बिक रही है काटन की, अगर 10 से 15 टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाएं, रियलिटी में ऐसा होता है कि इनपुट की कास्ट इंक्रीज़ कर जाएगी। शेप ऑफ द लॉन्ग रन कास्ट कर्व डिटरमिन बाय द ज़ीरो इकोनॉमिक कंडीशन। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल तब होगी इफ़ एवरेज कास्ट आर कांस्टेंट एज फर्म इंटर, कि उसकी एवरेज कास्ट कर्व चेंज ना हो, उसकी कास्ट कर्व चेंज ना हो तो उसको कहते हैं कि सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगी, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगी इफ़ एवरेज कास्ट राइजेज एज फर्म इंटर। जब फर्म कोई नई इंटर होती है, जब कोई नई फर्म इंटर होती है तो क्या होगा कि आपके पास जो है, जब नई फर्म इंटर होती है, जब एक नई फर्म आती है तो क्या होगा, एक्चुअली ये होता है कि कास्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज से, जैसे मैंने होटल की एग्जांपल दी, अगर 10 होटल खुलते हैं तो वो अब एक दिन में नए कुक तो पैदा नहीं हो जाएंगे, तो वो उन्हीं कुकर को जो है वो ख़रीदेंगे और उनकी फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, दूसरी एग्जिस्टिंग फर्म्स की भी कास्ट बढ़ जाएगी। जब कास्ट जो है एवरेज कास्ट इंक्रीज़ करे तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ये ग्राफिकली भी प्रूव किया जा सकता है, और यहाँ तक हमने कोर्स ख़त्म कर दिया, इससे आगे ये एडवांस शुरू हो जाएगा। अगर नई फर्म आने से, देखें ना, अगर कोई नई फर्म आती है वो नई इनोवेशन लेकर आती है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है, नई चीज़ें लेकर आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कास्ट कम हो जाए।
अगर कास्ट कम हो, इफ़ एवरेज कास्ट फॉल्स एज फर्म्स इंटर, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपकी जो सप्लाई कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि कास्ट कर्व हॉरिजॉन्टल, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होगी। अगर कास्ट जो है, कास्ट के ऊपर कोई फर्म, अगर कोई फर्म इंटर होती है और कास्ट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होती है। अगर नई फर्म इंटर हो और कास्ट जो है वो एवरेज कास्ट इंक्रीज़ करे तो सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर कोई नई फर्म इंटर हो और कास्ट जो है वो कम हो तो क्या होगा कि वो आपके पास जो है नेगेटिव स्लोप आएगी, राइट। उसकी मैंने अपवर्ड स्लोपिंग की बात ऐसे की कि जब कोई नई फर्म इंटर होगी तो गवर्नमेंट टैक्स वगैरह लगाएगी, राइट। वो गवर्नमेंट देखेगी अच्छा इसमें बिज़नेस है, टैक्स लगा दो। जब टैक्स लगते हैं, फाइनेंशियल गवर्नमेंट अपनी वहाँ पे पुलिसिंग देती है, वहाँ पे सिक्योरिटी देती है। जब ये चीज़ें करती है तो वहाँ पे फिर क्या, वो उनसे टैक्स भी लेती है। तो फिर जब उनसे टैक्स लगाती है तो एवरेज कास्ट बढ़ जाती है। इस केस में अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होती है। लेकिन अगर कोई फर्म इंटर होती है और उनकी एवरेज कास्ट जो है वो कम भी हो सकती है कि वो नई आइडियाज़ लेकर आते हैं, नई फर्म्स नई इनोवेशंस लेकर आते हैं। जब ऐसा हो तो वो नेगेटिवली स्लोप होती है, राइट। ये हमने 3 केसेस हैं। इसको फिर देखें, कांस्टेंट कास्ट केस जब हो, जब कांस्टेंट कास्ट केस हो तो क्या होता है, एंट्री डज नॉट अफेक्ट द इनपुट कास्ट, राइट। जब नई फर्म इंटर होती है, हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के प्राइस के ऊपर सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, राइट। जब कांस्टेंट कास्ट हो। इंक्रीजिंग कास्ट केस में क्या होता है, एंट्री इंक्रीजेज इनपुट कास्ट, कि जब न्यू एंट्री होती है तो वो इनपुट कास्ट को इंक्रीज़ कर देती है। वो टैक्स लग सकता है, गवर्नमेंट जो है वहाँ पे टैक्स लगा देती है, या रिमेनिंग फैक्टर प्रोडक्शन डियरर हो जाते हैं, कास्टली हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएं तो जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होती है। डिक्रीजिंग कास्ट इंडस्ट्री क्या होती है कि अगर कोई फर्म नई फर्म इंटर होती रहे, इंट्री रिड्यूस द इनपुट कास्ट, कि वो क्या होती है कि वो नई इनोवेशन लेकर आती है, नई टेक्निक्स लेकर आती है, नई इनोवेशंस लेकर आती हैं। तो जब ऐसा हो तो कास्ट इंडस्ट्री की कम होती है और इस केस में वो नेगेटिवली स्लोप सप्लाई कर्व होती है, राइट। ये हमने 3 केसेस पढ़े, राइट। ये आई होप सो कि ये हमने इकट्ठे 3 लेक्चर दिए हैं, क्योंकि ये बड़ा ही कंबाइन था। हम 2-2 स्लाइड का एक लेक्चर थोड़ी ना दे सकते थे, तो हमने 3 लेक्चर्स को कंबाइन कर दिया और इसमें हमने देखा कि लॉन्ग रन में सप्लाई कर्व कैसी होती है, लॉन्ग रन की जो परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म्स की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने पढ़ी। थैंक यू वेरी मच क्लास। दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 3 लेक्चर्स। इन 3 लेक्चर्स को हमने इकट्ठा दिया है और ये ऐसे लेक्चर्स थे जिसको हम कंबाइन ही दे सकते थे, कि हमने इसमें देखा कि किस तरह डिमांड शिफ्ट करती है, किस तरह जो है अगर इलास्टिक और इन इलास्टिक सप्लाई हो तो डिमांड कैसे शिफ्ट करती है, और फिर हमने आगे जाके देखा कि किस तरीके से कांस्टेंट कास्ट हो, न्यू फर्म जब इंटर होती रहती हैं तो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व किस तरीके से ड्राइव करती हैं। अगर फर्म्स तब तक इंटर होती रहती हैं जब तक उनके इकोनॉमिक प्रॉफिट मार्केट के अंदर ज़ीरो हों, प्रॉफिट पॉजिटिव हों, तो मार्केट्स के अंदर नई फर्म इंटर होती रहती हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। इसी तरह अगर कोई फर्म एग्ज़िट करे तो लॉसेस होते हैं, और जब मार्केट्स के से जो है फर्म्स एग्ज़िट करती रहती हैं, प्राइस बढ़ती रहती है, लॉसेस कम होते रहते हैं, और ये प्रोसेस उस वक्त तक रहता है जब तक कि इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो ना हो जाए। और ये हमने आज के 3 लेक्चर्स में पढ़ा, और ये वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।